मनोवृत्ति है उसमें परिवर्तन, ये वाला टॉपिक मैं 3 तरीके से बता रहा हूं कि ये मनोवृत्ति जो है वो 3 तरीके से चेंज होती है, ध्यान रखना। देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक। मनोवृत्ति में परिवर्तन एक टॉपिक है जो अपने लिए डिस्कस करना है, ठीक। देखो, मनोवृत्ति समझ में आया क्या होता है? समझ में आ गया था मनोवृत्ति मतलब क्या होता है? कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? 3। कौन कौन से तत्व हैं? संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहार। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। बिल्डिंग गिर जाए इतने जोर से बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो। संज्ञानात्मक मतलब वो चीज जिस पर आप विचार करते हो, जो आप सोचते हो, जो ज्ञान से संबंधित होती है, वो क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक। कहीं कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इन केस जैसे आपने वहां पर लिख दिया है कि कृपया बाएं चलें, तो ये क्या हो जाएगा? इस पे आप विचार करोगे तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक। लेकिन आपका मन कह रहा है कि नहीं यार, दाएं तरफ से चलते हैं या कम भीड़ है, ये भावनात्मक। ये आपकी भावना है, ध्यान रखना। तो संज्ञान क्या हो जाएगा? बाएं चलो। भावना क्या हो जाएगी? बाएं चलो। अब व्यवहार, व्यवहार दाएं चलना है या बाएं चलना है, ये डिपेंड करेगा कि सामने पुलिस तो नहीं है। यदि सामने पुलिस है तो फिर आप अपनी भावनाओं पे काबू करोगे और संज्ञानात्मक के अनुसार आचरण करोगे, और यदि सामने पुलिस नहीं है, कोई नहीं है, तो आप जहां चलना है चलोगे। फिर वैसी कंडीशन में आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं करोगे। आ रहा ना समझ में? ये चीजें मैंने पहले बता दी थी, पर यहां पर हमें ये देखना है कि जैसे एक एटीट्यूड जो है मनोवृत्ति, उसके 3 भाग मैंने बताए थे कि एक होता है संज्ञानात्मक, एक होता है भावनात्मक और एक होता है व्यवहारात्मक, ठीक। तो इन्हीं तीनों से मिलकर एक एटीट्यूड बना होता है, एक मनोवृत्ति बनी होती है। तो क्या वो मनोवृत्ति बदल सकती है? आपके अंदर कोई संज्ञान है, उसके अनुसार भावना है, उसके अनुसार आप व्यवहार करते हैं, तो क्या आपके एटीट्यूड में चेंज आ सकता है? एटीट्यूड में चेंज होने का मतलब ये है कि यदि किसी को लेके आपके अंदर सकारात्मकता है, किसी व्यक्ति को लेके या किसी तथ्य को लेकर, मनोवैज्ञानिक विषय को लेकर, तो सकारात्मक से वो क्या हो जाना? नकारात्मक। या नकारात्मक से क्या हो जाना? सकारात्मक। क्या मनोवृत्ति बदल सकती है? भाई जैसे हमने कहा, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि आपकी एक मनोवृत्ति रही, आप जब स्कूल में थे तो आपकी एक मनोवृत्ति ये रही कि सिगरेट पीना बुरी बात, स्मोक करना क्या है? बुरी बात। लेकिन आप जब शहर में आए, कॉलेज करने लगे, और उसके बाद में आपकी मनोवृत्ति बदल गई कि सिगरेट पीना इतनी भी बुरी बात नहीं है। तो बदल गया ना, यहाँ पे क्या हो गया कि नकारात्मकता किसमें कन्वर्ट हो गई? सकारात्मकता में। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है कि पता चला आप बहुत जबरदस्त बीड़ी पीते थे गांव में, लेकिन शहर में आप आए और आपके यहाँ जानकारी मिली कि नहीं यार, अल्टीमेटली करियर बनाना है अपना और इन सब चीजों से दूर रहना, ये बुरी चीज है, तो और आपने क्या कर दिया? स्मोकिंग बंद कर दी। तो ये मनोवृत्ति कैसी हो गई सिगरेट को लेके? पहले सकारात्मक थी, अब नकारात्मक। तो ध्यान रखना, मनोवृत्ति में परिवर्तन दोनों तरीकों से होता है, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। भाई बचपन में हमें ऐसा लगता था कि यार क्रिकेट खेलो दिन भर, सकारात्मकता थी। लेकिन जैसे हम बड़े हुए, जॉब में आ गए, हमें लगा यार ये तो टाइम खराब करना है, टाइम वेस्ट करना है, छोड़ो छाड़ो क्रिकेट, काम करते हैं, नकारात्मक आ गई। हो रहा है ना ऐसा? तो ये किन किन तरीकों से होता है, हमें वो पढ़ना है कि मनोवृत्ति परिवर्तन किन किन तरीकों से होता है। मैंने कल आपको बताया था कि इसमें एक अपने लिए पढ़ना एक तरीका होता है स्पेशल, जिसे कहा जाता है अनुनयन। ये तो शायद बता दिया था मैंने। अनुनयन जो है वो एक तरीका है जिसके द्वारा एक व्यक्ति की मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाया जाता है, और स्पेशली मार्केटिंग में इसका काफी यूज होता है, बिजनेस में, अनुनयन। लेकिन इसमें 4 अलग अलग फैक्टर्स थे जो मैंने कल बताए थे। इसमें एक था हु सेड, हु अनुनय करता। कल मैंने बताया था ना कि अनुनय करता क्या होना चाहिए? या तो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होना चाहिए, वो आपके दिमाग पर एक इंप्रेशन छोड़ेगा, या फिर उसे क्या होना चाहिए, यदि उसे कोई सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्षेत्र का अच्छा बड़ा व्यक्ति होना चाहिए तो वो इंप्रेशन छोड़ेगा, या उसमें विषय विशेषज्ञता होनी चाहिए, वो अपने क्षेत्र का क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए। अब मुझसे पूछोगे कि सर एथिक्स के लिए कौन सी बुक लूं, और मैं जो बुक बताऊंगा तो आप लोग उसे फॉलो करोगे, आपके अंदर पॉजिटिव चीज बनेगी, उसके अंदर पॉइंट समझ में आ रहा ना? लेकिन मैंने बताया था कि कल को सतीश बताएगा यहाँ, तो आप फॉलो नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैं उस क्षेत्र का क्या हूं? विषय विशेषज्ञ हूं। पॉइंट समझ में आ गया?
ठीक, एक और चीज की यदि उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, यदि उसकी पर्सनालिटी उस क्षेत्र के अनुकूल है, तब भी ये किया जाता है, तब भी अनुनयकर्ता का प्रभाव पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, आपने कोई क्रीम लॉन्च की है, फेयर एंड लवली लोकल वाली, ठीक, और उससे आप क्या बताना चाहते हो कि हमारी क्रीम लगा के व्यक्ति क्या हो जाएगा, गोरा। तो ध्यान रखना, उसके लिए जो अनुनयकर्ता उठाना पड़ेगा वो गोरा ही उठाना पड़ेगा। आप क्रिस गेल से फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट नहीं करा सकते, भले ही वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, कनेक्टिविटी होना चाहिए, ठीक। तो वो एक फेयर व्यक्ति से ही आप क्या कराओगे, या गोरे व्यक्ति से ही क्या कराओगे उस प्रोडक्ट का प्रचार, बताया था हु। फिर मैंने कहा हु सेड व्हाट, क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से कहा जा रहा है, दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जो भी मैसेज दिया जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके अंदर की विषय वस्तु कैसी है। तो जनरली इसके बारे में कहा जाता है कि पहली चीज तो ये कि जो विषय वस्तु जब आप प्रेजेंट वो हो, तो उसमें पहले आप डराओ, उसके बाद सॉल्यूशन दो। आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया तो वो शायद इतना इफेक्टिव नहीं होगा कि मनोवृत्ति क्या हो जाए, चेंज हो जाए। पहले आपको डराना पड़ेगा कि देखो तुम्हारे पूरे बाल झड़ जाएंगे, कल एग्जांपल्स बताए थे ना। दूसरी चीज हो गई, प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है, जो कंटेंट है वो किस तरीके से रखा गया है, तो प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है। आप एक ही चीज बता रहे हैं, आप यदि सपोज वो एक शोले मूवी थी, तो वो जय है, वो अपने वीरू का रिश्ता लेके गया था मौसी के पास, तो वो देखो उसका प्रेजेंटेशन का तरीका, वो शराब पीता है लेकिन शादी हो जाएगी तो नहीं पिएगा। आप यदि कुछ किसी के बारे में पहले नेगेटिव बोलते हैं फिर उसकी पॉजिटिविटी बताते हैं, तो सामने वाले के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा उसको लेके। सबसे बड़ा मैटर ये कि पहले आपने क्या बताया, आपने बोल दिया कि यार वो तो बेहद नंबर 1 का चोर, निकम्मा, आलसी, लेकिन जब मेहनत करता है तो अच्छी करता है, ठीक। वो बाद में तुमने उसकी 3 क्वालिटीज बता दी कि दयालु है, लेकिन तुमने 3 शुरू में क्या बताई, निगेटिव। तो सामने वाले का एटीट्यूड क्या बनेगा, निगेटिव। यदि तुमने पहले पॉजिटिव बताई उसकी, बाद में निगेटिव बताई, तो क्या बनेगा, एटीट्यूड पॉजिटिव। फिर इसके बाद में हूं, किसका परिवर्तन करना है, कल बता रहा था मैं, उसको भी तो देख लो कि वो भयंकर थका हुआ है, और आप उसको इस टाइप से एटीट्यूड चेंज करा रहे कि यार चलो क्रिकेट बैट खरीदते हैं और क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। आप देख लो उसके अंदर वो भिखारी है, आप उसे BMW खरीदने के लिए इंप्रेस कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज कराना मुश्किल होता है, ओल्ड एज लोगों का एटीट्यूड चेंज कराना मुश्किल होता है, पर जो सॉफ्ट होते हैं, विनम्र टाइप के लोग होते हैं, जो ध्यान से सुनते हैं, उनका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। एंड लास्ट वन, कि किस तरीके से आपने प्रस्तुत किया। कल मैंने बताया था कि प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है। यदि आपने द्विमार्गी संवाद किया है, मतलब आप बोल भी रहे हैं, बाद में तुम लोगों को डाउट आया, किसी ने पूछ लिया, मैंने वो डाउट क्लियर कर दिया, तो देखो यहाँ पे संवाद दोनों तरफ से हो रहा है, मैं भी बोल रहा हूं और तुम लोग अपने डाउट्स भी बोल रहे हो, तो मेरे प्रति तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि मैं टीचर दूसरे तरफ से बन के आया, कोई हल्ला नहीं करेगा, और बीच में किसी को बोला यदि, तो मैं गोली मार दूंगा उसको, और इसके बाद अकेला मैं बोले जा रहा हूँ। होते हैं कुछ टीचर ऐसे, हो भी सकते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, अपन उन्हें खड़ूस बोल देते हैं, तो वो आके बस यहाँ पे बता के ये वो चले जाते हैं, सब बैठे रहते हैं। ये इतना इफेक्टिव नहीं है। फिर आपका एक तरीका ये भी होता है कि सार्वजनिक कर रहे हैं या इंडिविजुअल। यदि मैं 50-100 लोगों को यदि प्रचार कर रहा हूं मैं, और भीड़ में जाके बोल रहा हूं, तो कम फर्क पड़ेगा कि मुझे वोट देना। लेकिन मैं एक एक के घर में जा रहा हूं और इंडिविजुअल वोट मांग रहा हूं, तो ध्यान रखना उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। जो डोर टू डोर कैंपेन है, आपने देखा होगा चुनाव में, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। एज पर द क्राउड, आप एड्रेस करते हैं क्राउड को। आपने देखा है कई पार्टियों की स्पीच में कितनी क्राउड इकट्ठी होती है, लेकिन बाद वोट नहीं देते लोग उन्हें, सुनने आ जाते, हेलीकॉप्टर देखने आ जाते हैं। लेकिन लेकिन डोर टू डोर जब कैंपेन होता है, तो वहां पे देखना आप, वो काफी क्या होता है, इफेक्टिव होता है। और तीसरी बड़ी चीज कि आप जिस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो तरीका क्या है, क्या आप उसे हल्के फुल्के तरीके से, उदाहरण द्वारा, हंसी मजाक में, इन सब में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपके प्रति सामने वाले का एटीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो इजी तरीके से यदि कर पा रहा है। लेकिन यदि आपने टिपिकल तरीका अपनाया, आप बिल्कुल भी बिल्कुल सीरियस खड़े होके बता के देखो ये होता है, और कोई फालतू का यहाँ बात नहीं होगी, ठीक। तो वो वैसे वो भी इफेक्टिव नहीं, वो 5% लोग उस टाइप के भी होते हैं कि नहीं यार, ये बीच में चुटकुले वुटकुले नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पढ़ने आए हैं,
हमें केवल किसकी बात करना है? पढ़ाई की बात करना है। इसलिए क्या है सर, बीच बीच में जोक मारते रहते हैं, सीधी पॉइंट टू पॉइंट। और वो ऐसे लोग देखना कि वो खुद भी चुटकुला सुनना या कहना पसंद नहीं करते। एक सर थे, वैसे उनका भी कहना सही था। तो वो आते थे पढ़ाने, तो अपनी क्लास में थे, बहुत पहले की बात, बहुत पहले मतलब 4-5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो वो पढ़ाते थे, तो वो अच्छा नॉलेज था उनका, जबरदस्त। पर उनके साथ ये थे कि वो जैसे आते थे ना, सीधा टॉपिक लिखा है यहाँ पर कि व्हाट इज द प्राइमरी मार्केट। पहले तो उन्होंने लिख दिया सीधा कैपिटल मार्केट, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, द सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट, दिस दैट 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 सब। और बच्चे बैठे सब ऐसे करके, और बस। तो वो एक दिन आके ऐसे बच्चे बोल रहे, अब उसमें क्या हुआ कि पहले बहुत से बच्चे थे, फिर 2-4 कम हो जाते थे उनकी क्लास में ऐसे। तो वो एक दिन आके मुझसे सीरियस डिस्कस कर रहे थे, सर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा एक काम करना, फिर मुझे बच्चों से पूछा क्या प्रॉब्लम है, बोले प्रॉब्लम कुछ नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं, ना कोई हंस सकता है, गुस्सा हो जाते हैं, ये वो, मतलब बलबन टाइप का दरबार, कि यदि कोई हंसा तो मुंडी काट देंगे, ठीक। तो मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा सर एक काम करा करो ना, बीच में चुटकुले सुना दिया करो, 1-2 यहाँ वहाँ के। तो मैंने कहा और यदि आपके पास ना हो तो मैं दे दूंगा 10-12 क्योंकि मैं तो आधे से ज्यादा टाइम चुटकुले सुनाता हूँ। बोले सर वो बात नहीं है, चुटकुले मुझे भी आते थे, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं। तो मैंने कहा क्यों? उनका कहना ये था कि एक्चुअली क्या है कि बच्चों को जब पढ़ाते हैं और बीच में चुटकुला सुनाते हैं, बिल्कुल यही जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर करते थे। जब वो यूपीएससी कर रहे होंगे तो उनके टीचर भी क्या करते थे, बहुत सारे चुटकुले सुनवाते थे। बोले फाइनली मैं एग्जाम देने गया ना, तो मुझे चुटकुले याद रह गए। जो कुछ उन्होंने पढ़ाया था वो याद ही नहीं आ रहा था मुझे, हर चीज में क्या नजर आ रहा था, केवल एक चुटकुला, और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये किस सेंस में सुनाया गया था। बोले वो लास्ट में चुटकुले अकेले याद रहते हैं बस, इसलिए मैंने कसम खाई थी कि आज के बाद ना चुटकुला बोलू सुनाऊंगा ना सुनूंगा, केवल क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा फिर प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, वो एटीट्यूड उनका क्या है बना हुआ। तो हम कह रहे हैं कि आप जब चेंज करना चाहते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव करना चाहते हैं किसी का एटीट्यूड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हाव भाव, तरीके, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सब क्या करते हैं, मैटर करते हैं। आपको प्रोडक्ट बेचना है अपना, तो ये चीजें आपको करना पड़ेंगी। ये मैंने कल बताया था अनुनयन में, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, एक बार फिर से मैंने रिवाइज कराया कि ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसे कहा जाता है प्रबोधक संप्रेषण। आप देखना सिलेबस में अलग से लिखा है उन्होंने, प्रबोधक संप्रेषण, ठीक। अब देखना ये तरीके मैं बाद में बताऊंगा, जो अन्य तरीके हैं सामान्य कारक वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बताने वाला हूं कुछ सिद्धांत, कुछ थ्योरीज दी गई हैं जो क्या करती हैं, एटीट्यूड में परिवर्तन लाती हैं। देखना कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ये ध्यान से समझना इन चीजों को। ये साइकोलॉजी के अंदर अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, ठीक। 3 भागों में इन्हें बांटा गया। कौन कौन सी 3 थ्योरी हैं? तो देखो इसके अंदर एक को कहा जाता है संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत, इसे कहा जाता है कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। ये क्या है, सामाजिक संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत। दूसरे को क्या कहा जाता है, फंक्शनल थ्योरी, मतलब कार्यात्मक सिद्धांत। और तीसरी थ्योरी क्या है, सोशल जजमेंट थ्योरी, मतलब सामाजिक निर्णय सिद्धांत। ये 3 थ्योरीज हैं, पर आपको इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, किस पर, संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत, क्योंकि इसके अंदर अंतर्गत 4 अलग अलग थ्योरीज हैं जो मैं बताने वाला हूं। पहली थ्योरी कही जाती है संतुलन संप्रत्यय सिद्धांत, इसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस थ्योरी। पहली कौन सी है, संतुलन संप्रत्यय सिद्धांत। ये किसने दी थी, फिट्ज हाइडन ने। ये क्या है अभी बता रहा हूं, ठीक। फिर दूसरी संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत कहलाता है संज्ञानात्मक असंबादिता सिद्धांत। ध्यान रखना इसके अंतर्गत कौन सी थ्योरी आती है, इसे कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। मतलब क्या हो गया, संज्ञानात्मक असंबादिता या असंगति का सिद्धांत। ये किसने दिया था, ये दिया था लियोन फेस्टिंगर ने, ठीक। 1957 में ये प्रपोज किया गया था। फिर तीसरा कहलाती है भावनात्मक संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत, इमोटिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। आया समझ में, भावनात्मक संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत ये रोजनबर्ग ने दिया था।
त्रिप्रक्रियात्मक सिद्धांत। हालांकि ये सिद्धांत जो है ये कार्यात्मक के अंतर्गत भी आता है, फंक्शनल में भी आता है। केल्मैन की दो अलग अलग थ्योरीज हैं, वो बताऊंगा। आप इन दो पे स्पेशली फोकस करना, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो साइकोलॉजी में बहुत चलती है। लास्ट ईयर जो मेंस हुआ था, अब पहले सुन लो इस क्वेश्चन का, कि लास्ट ईयर 2020 में जो मेंस हुआ था उसमें एक यूनिट से कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स का आता है। अब देखो 22 नंबर का केवल इन दोनों से आया था। 22 नंबर का क्वेश्चन इन दोनों से, देखना कैसे। एक 2 नंबर में क्वेश्चन आया है सीधा सीधा कि संतुलन संप्रत्यय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको केवल क्या लिखना था? फिट्ज हाइडन ने प्रतिपादित किया था। ठीक, 2 नंबर फिक्स। फिर दूसरा आया था मनोवृत्ति परिवर्तन कैसे होता है, वो छोटे में बताना था आपको। तो मनोवृत्ति परिवर्तन कई तरीकों से होता है। अनुनयन से होता है, थोड़ा सा अनुनयन बता दिया। फिर अभी मैं सामान्य कारक बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने वो बहुत छोटा पूछा क्योंकि उसका जो आधे से ज्यादा पार्ट था क्वेश्चन का वो क्या था कि इस संबंध में फिट्ज हाइडर और फेस्टिंगर की थ्योरी को बताइए। किनके सिद्धांतों को बताइए? फिट्ज हाइडर का पूछा है और फिस्टिंगर का पूछा है। मतलब कौन कौन से सिद्धांत? संतुलन संप्रत्यय, मतलब ये दोनों में आ गया। एक 2 नंबर में भी पूछा उन्होंने और एक 20 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा और ये भी पूछा। अब देखना, अब मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको। देखना, यदि हम परिवर्तन के सिद्धांत की बात करें तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत। ध्यान से सुनना इस चीज को, पूरी साइकोलॉजी है इसके अंदर, मनोविज्ञान है। देखो असल में क्या होता है, आप कभी भी देखना, एग्जाम्पल के लिए, कि हमने कहा कि आपके 3 पक्ष हैं। एटीट्यूड के अंदर क्या है आपका? संज्ञानात्मकता का पक्ष है, व्यवहार होता है आपका, और भावना होती है। मैं किसी किसी को भी उठा के बता रहा हूं। जैसे संज्ञानात्मकता आपके अंदर क्या है? संज्ञानात्मकता ये है कि मेरे मम्मी पापा जो है, पेरेंट्स आर द बेस्ट पेरेंट्स ऑफ यूनिवर्स। हर बच्चे का यही रहता है और होना भी चाहिए। ठीक, और तुम इतना रिस्पेक्ट करते हो उनका, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो कि कभी भी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। ये तुम्हारा क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी ने खाना बनाया और तुम्हें वो खाना पसंद नहीं आया और तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी, और मम्मी ने जो बनाया तुम जो चाह रहे थे उससे बिल्कुल अलग बना, और तुमने गुस्से में क्या किया? खाना वाना फेंक दिया, या तुमने मम्मी को बोल दिया गुस्से में कि मम्मी क्या बकवास खाना बनाया, कुछ भी। तो प्रॉब्लम क्या हो गया? यार प्रॉब्लम ये हो गया कि एक संज्ञानात्मक पक्ष है जिसके अनुसार तुम्हारे मम्मी पापा दुनिया के, तुम्हारी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है, पर समस्या ये हो गई कि जो व्यवहारात्मक पक्ष था वो गड़बड़ हो गया। क्योंकि यदि तुम्हारी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है तो व्यवहार में कम से कम इस प्रकार का जो आपने किया है रिएक्शन, वो नहीं होना चाहिए था। मतलब यहां पर एक असंगति पैदा हो गई। किसके बीच में? संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक में। आ गया समझ में? अब जब ये असंगति, सीधी सीधी बात, जब ये असंगति पैदा होगी तो ये कन्वर्ट होगी मानसिक तनाव में। ध्यान देना, आपने कर तो दिया व्यवहार, लेकिन बाद में फिर क्या होगा? आपको ही पछतावा होगा यार कि हमने कैसे मम्मी से ऐसा बिहेव कर दिया। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी मूवी, सर्किट भी था उसमें। यस सर, तो तुमने ऐसे बोला जैसे बनाई भी तुमने। उसमें मुन्ना भाई एक डॉक्टर नहीं रहता, वो बन जाता है वो, हाँ फर्जी टाइप का। लेकिन उसका जो सर्किट था, नहीं मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं, वो गांधी जी वाली मुन्ना भाई, जिसमें गांधी जी आ जाते हैं उनको बीच बीच में, गांधी भी बनता है ना, वो क्या नाम है उस मूवी का? हाँ, किसी ने देखी है? वो गांधी जी पढ़ता है और वो गांधी जी बन जाता है। क्या हो गया? हाँ ठीक, बस। हाँ तो वो उसमें क्या, बस यार यहाँ मुन्ना भाई डिस्कस करने आए। देखना, तो उसमें तुम देखना कि मुन्ना भाई के अंदर एक संज्ञान है कि मेरा हर स्थिति में सर्किट ने साथ दिया है। सबसे बेस्ट दोस्त मेरा कौन है? सर्किट। लेकिन एक दिन गुस्से में आकर सर्किट को थप्पड़ दे देता है। ध्यान है, सर्किट को मार देता है वो थप्पड़, और इसके बाद में फिर रात सुबह उठ के फिर सर्किट से माफी मांगता है। वो सॉरी बोलना था। देख इसी मूवी में ना, देखा ही नहीं तुम लोगों ने? ये माफी मांगता है ना वो। तो देखो ना यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ संज्ञानात्मकता में और व्यवहार में क्या आ गया? एक डिसोनेंस आ गया, असंगति आ गई।
अब जिस ज्ञान, जो आपको ज्ञान है, जो आप विचार करते हो, यदि आप उस विचार के अनुरूप आप व्यवहार नहीं करते, उसके विपरीत व्यवहार करते हो, तो मानसिक तनाव तो हो गई। आपकी आदत नहीं है। संज्ञानात्मकता ये है कि आप कभी गाली नहीं देते, लेकिन कभी गुस्से में आकर किसी को गाली दे दी तो बाद में जाके आपको पछतावा होगा कि यार मैं तो ऐसा नहीं हूं। प्रॉब्लम हुई ना यहाँ। तो प्रॉब्लम ये है कि उसकी दो पक्षों में क्या पैदा हो गई? विसंगति, असंगति पैदा हो गई। ये असंगति क्रिएट करेगी इनबैलेंस। इनबैलेंस जानते हो ना? इनबैलेंस मतलब द्वंद, अंदर इनबैलेंस होगा तो अंदर क्या होगा? द्वंद होगा। विचार की यार मैं तो ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूं ऐसा। तो अब समस्या होगी। अब समस्या ये होगी कि आप एक तनाव में जाओगे। एक मानसिक रूप से क्या होगा? आपको एक तनाव होगा। और हमेशा ध्यान रखना कि कोई समस्या है दुनिया में तो उसका समाधान है। कोई भी समस्या हो दुनिया की बड़ी सी बड़ी, उसका 100% समाधान है, क्योंकि समाधान पहले बनाता है भगवान, समस्या बाद में। आ रहा ना समझ में? अब वो केवल अंतर इतना है कि आप सही तरीके से समस्या से लड़ रहे हैं या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया में जिसका कोई समाधान ना हो। इसका मतलब ये है कि यदि इम्बैलेंस हुआ है, असंतुलन पैदा हुआ है आपके अंदर मानसिक स्थिति में संज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्ष को लेकर, तो डेफिनेटली आप कोशिश करोगे उसे बैलेंस करने की। क्योंकि तत्वों में संगति तो होना चाहिए ताकि आपका मानसिक तनाव क्या हो सके? कम हो सके। तो मानसिक तनाव कम हो सके तो हो सकता है कि मुन्ना भाई अपने व्यवहार के लिए जाके क्या मांगे? माफी मांगे। और फिर वहां जाके कहे कि यार मुझे पता है कि एक बार मुझे चाइनीज खानी थी तो रात को तू एक, वो नेपाली को क्या चाइनीज को उठा के ले आया था, उसने क्या मस्त चाइनीज बनाई थी, था ना ऐसा कुछ? तो देखना, क्योंकि उसे बैलेंस, और ये जब बैलेंस हो जाएगा, संज्ञानात्मक और भावनात्मक एक से हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको? मानसिक शांति। आपने मम्मी से कुछ बोल दिया, लेकिन सुबह उठ के क्या कहोगे? आई एम सॉरी मम्मी, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन क्या पता कैसे, क्यों नहीं, क्योंकि आपने व्यवहारात्मक को बनाने की प्रयास किया, किसके? संज्ञानात्मक के अनुकूल। एक तो ये हो सकता है, क्योंकि संगति तो होनी चाहिए आपके एटीट्यूड के अंदर। तीनों पक्ष क्या होने चाहिए? संगत होने चाहिए, तो आप स्थिर रहोगे, खुश रहोगे। यदि एक भी इनबैलेंस हुआ तो ध्यान रखना मानसिक तनाव होगा। आपको ज्ञान मिला कि आदमी आपको गाली दे रहा था, आपकी भावना उत्पन्न हुई इसको तो मारना है, लेकिन यदि आप व्यवहार नहीं कर पाए, मार नहीं पा रहे, तो ध्यान रखना आपके अंदर क्या रहेगा? तनाव रहेगा। इसकी औकात कैसे हुई बोलने की? और यदि आपने 4-5 थप्पड़ दे दिए तो कम से कम तीनों क्या हो गए? एक से। तो उस समय तो आपको क्या मिल जाएगा? मानसिक शांति तो मिल ही जाएगी। होता है ऐसा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कई बार कि दोनों तरीके से हो सकता है। ये किस तरीके से हो सकता है कि भाई जैसे आपने सुबह मम्मी से माफी मांग ली, है भी दोनों तो संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष क्या हो गए? बैलेंस। मैं सभी का बता रहा हूं आपको। और जब वो बैलेंस हुए तो आप उस तनाव से क्या हुए? बाहर आ गए। आपका इनबैलेंस हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? बैलेंस में। और आप उस मानसिक स्थिति से बाहर आ गए। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है बेटा? पक्का ना? ये अप्लाइड है, ध्यान रखना। ये पीएससी बीएससी वाला सब्जेक्ट नहीं, ये लाइफ का सब्जेक्ट। ये करना है हमें, मैं जो कुछ बता रहा हूं। अब देखना अब क्या होगा। अब ये होगा कि आप या तो मम्मी से माफी मांगोगे, तो यहां तो आप ठीक है बैलेंस हो गया। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि पता चला वो अपने व्यवहार के अनुरूप कन्वर्ट करेंगे संज्ञानात्मक। ठीक, संज्ञानात्मक मतलब वहां पे कमी लेके आएंगे कि यदि मैंने ये व्यवहार किया है तो उन परिस्थितियों में सही था, क्योंकि नहीं होना चाहिए था। यहां दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसे शांति तो दोनों में मिलेगी ना। तो हम ये कह रहे हैं, ये थ्योरी सीधी सीधी ये कहती, अभी इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये सब इसी के अंदर है। पर संज्ञानात्मक संगति का सीधा सीधा मतलब है कि एक एटीट्यूड के जो निर्धारक कंपोनेंट होते हैं, तो कम से कम आपके संज्ञानात्मकता में और व्यवहार में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। आपके विश्वास में बैलेंस होना चाहिए, जो आपका संज्ञानात्मक तत्व है। और यदि वो इनबैलेंस हुआ, इनबैलेंस असंतुलन उनमें उत्पन्न हुआ, तो वो असंतुलन आपको मानसिक तनाव में ले जाएगा। आप उस मानसिक तनाव से बाहर निकलने का प्रयास करोगे और आप 100% निकलोगे उससे। ठीक। और वही जो आप हम कह रहे हैं, क्यों निकलना चाह रहे हैं, वो तभी आप निकल पाओगे जब उन तत्वों को क्या बना दोगे आप? संगत। संगत मतलब समझ गए? उनमें क्या पैदा कर दोगे आप? संतुलन। तो ये थ्योरी इसलिए संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत कहलाती है, जिसका सीधा मानना है कि सभी तत्वों में संगति होनी चाहिए। यदि एक हॉस्टल के अंदर रूम में 3 लोग रह रहे, संज्ञानात्मक, भावनात्मक नाम है उनका, और क्या? व्यवहारात्मक, और तीनों में संगति है,
तो हॉस्टल में शांति, कमरे में शांति रहेगी। ध्यान रखना, एक में भी असंगति हुई तो डिस्टरबेंस होगा। पॉइंट्स में यही आपका माइंड भी है, आपके ब्रेन में ये तीन चीजें हैं, संगति होना चाहिए। तो देखना इसमें पहली थ्योरी किसकी है, संतुलन संप्रत्यय सिद्धांत। किसने दिया ये, फिट्जहाइडर ने। देखो क्या कह रहा है फिट्जहाइडर, फिट्जहाइडर ये कहना चाह रहा है कि असल में क्या होता है कि तीन एलिमेंट होते हैं, ठीक। एक ट्रायंगल बना के बता रहा हूं, इसे जनरली पीओएक्स थ्योरी भी कहा जाता है। देखो अब सीधा सीधा मुद्दा है कि इनबैलेंस क्रिएट हुआ है और हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, सीधी सीधी बात। उसका नाम ही है बैलेंस थ्योरी। आपको क्या करना है, संतुलन स्थापित करना है संप्रत्यय में। संप्रत्यय मतलब कॉग्निटिव एलिमेंट, मतलब संज्ञानात्मकता। तो देखो एक ट्रायंगल है पीओएक्स, क्या नाम दिया उसने, पीओएक्स। यहां पी का मतलब समझना, पी मतलब होता है पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसके एटीट्यूड को स्टडी करना है, जिसके एटीट्यूड का क्या करना है, अध्ययन करना है। ओ मतलब हो जाएगा अदर पर्सन, अदर पर्सन मतलब एक अन्य व्यक्ति जो इस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है वो बाद में बता रहा हूं। और एक्स जो है, एक्स कुछ भी हो सकता है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए कैसा, साइकोलॉजिकल। पॉइंट समझ में आ गया। अब साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट यदि है ये एक्स, तो इसका मतलब ये क्या क्या हो सकता है, पर्सन भी तो हो सकता है। बताया था मैंने, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में पर्सन भी हो सकता है, कोई धर्म हो सकता है, कोई विचार हो सकता है जिसको आपको सोचना है, कोई समूह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है साइकोलॉजिकल जिसके बारे में आप सोच विचार कर सको। चलो अपन वस्तु लेके चलते हैं, व्यक्ति लेके नहीं चलते। अपन क्या लेके चलते हैं कि एक्स क्या है, एक वस्तु, और हमने कहा एक पर्सन है और एक अदर पर्सन है। पर्सन कौन है, अदर पर्सन, ये एक्चुअली त्रिभुज बना। त्रिभुज में जो लाइन है इसकी तीन तीन लाइन है ना, तो ये तीन लाइन मतलब इनके बीच का संबंध। ये लाइन किसे प्रदर्शित कर रही है, संबंध। अब ये एटीट्यूड से जुड़ा है, संबंध किससे जुड़ा है, एटीट्यूड से जुड़ा है कि भाई इसका इससे एक संबंध है, मतलब ये व्यक्ति एक एटीट्यूड रखता है इसके लिए, ये इसके लिए एक एटीट्यूड रखता है, इसका पी का एक्स को लेके एक एटीट्यूड है। अब एटीट्यूड आप जानते हो कि या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो डेफिनेटली ये लाइन या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। पर हमने जब इस संबंध की बात कही कि एक प्रकार का संबंध है, तो ये संबंध कितने प्रकार का हो सकता है, ये दो प्रकार का होता है। ध्यान रखना, संबंध ध्यान से सुनना, सबको आ रहा है समझ में ना। तो देखना ये संबंध दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है यहां पर इकाई संबंध, यूनिट, यूनिट रिलेशन। यूनिट रिलेशन मतलब क्या होता है, यूनिट रिलेशन मतलब जिसमें एक समान लोग आते हैं, एक जैसे लोग आते हैं जो एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव होते हैं। ज्यादातर एक समान लोग जो बिल्कुल सिमिलर हैं, ये लोग कौन होते हैं, फैमिली के। कभी तुमने देखा कि फैमिली के किसी व्यक्ति को लेकर तुम नेगेटिविटी रखते हो, नहीं रखोगे। तुम्हारे भाई हैं, बहन है, आप लड़ सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन उनको लेके आप कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। और बड़ी चीज की आप उन्हें डिसलाइक नहीं कर सकते। डिसलाइक मतलब नापसंद, आ रहा ना। तो इकाई संबंध मतलब एक ऐसा संबंध जिसमें एक जैसे लोग होते हो सकता है भाई ये अपनी कोचिंग का ग्रुप हो, जहां एक साथ बच्चे रह रहे हैं और रह रहे हैं, तो उनका क्या हो जाता है, ग्रुपिंग हो जाता है। और कल को पता चला कि एक बच्चा कहीं चौराहे पर गिर गया या कुछ हो गया और अपनी कोचिंग के कुछ बच्चे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या करेंगे, वो सहायता करेंगे उनकी। एक स्कूल के बच्चे हो सकते हैं जो स्कूल में हमारे स्कूल में रहे। तो ये संबंध कैसे संबंध है, इकाई संबंध। इकाई संबंध मतलब जो ज्यादातर एक दूसरे के प्रति किससे पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं संबंध जो अदर लोगों के लिए फीलिंग से रिलेटेड होते हैं। अब भाई कुछ लोगों के लिए जो यूनिट वाले नहीं है, तो उसके लिए आपकी भी तो फीलिंग हो सकती है। उनके लिए फीलिंग क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब इस लाइन में ध्यान रखना, यदि आप यूनिट रिलेशन लेके चल रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि यहां पर आप क्या रिलेशन लेके चल रहे हैं, अदर रिलेशन, तो यहां पे वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। अपन पॉजिटिव लेके चल देंगे, ठीक। कोई भी एक लेके अपन क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव लेके चलेंगे अपन, ठीक। क्योंकि यूनिट ले रहा है तो यूनिट में अभी बता दे रहा हूं मैं कि अपन क्या मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दो संबंध आपको समझ में आ गए, क्योंकि ये संबंधों का ही अध्ययन करना है हमें। संबंध मतलब यहाँ एटीट्यूड समझ लो आप, कि पी का ओ को लेके एटीट्यूड, ओ का पी को लेके एटीट्यूड, और या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। यूनिट में हमेशा क्या होगा, मोस्टली
पॉजिटिव होगा। चलो एक्स अपन कोई मुद्दा ले लेते हैं, ठीक। तो देखना यूनिट संबंध लेके चलें, इनका संबंध यूनिट इकाई संबंध। तो देखना अपन एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं यूनिट संबंध में कि P है एक पुत्र, P कौन है? पुत्र, और अदर जो O है वो है पिता। अदर क्या है? पिता। अब यहां पे कोई इशू है, इशू ये है कि जो बेटा है, यहां इशू है आईफोन। इशू क्या है? आईफोन। तो पुत्र खरीदना चाहता है आईफोन, लेकिन पिता जो है, पिता चाहते हैं आइडिया। आइडिया नहीं, क्या होता है वो? नोकिया। बंद हो गया क्या कि चल रहा है अभी? हाँ, नोकिया क्या है? एक नदी है, एक शहर है, एक पहाड़ी है, किसका नाम है नोकिया? हाँ, की पहाड़ी है? पता करके आना नोकिया क्या है, जिसके नाम पर इतनी बड़ी कंपनी बनी थी। पता भी नहीं है तुम्हें नोकिया? मोबाइल लेके घूम रहे होगे शुरू में। देखना यहां देखो, ढूंढने लगे तुरंत गूगल। यहां देखना, थोड़ा सा समझना यहां पर कि पिता जो है, पिता नोकिया चाहता कि तुम नोकिया खरीदो मोबाइल, और पुत्र क्या चाहता है? आईफोन। तो अपन यहाँ पे मुद्दा क्या है? आईफोन लेना है या नहीं। अब देखना, आप रिलेशन देखना, पिता और पुत्र संबंध कैसा होगा? पॉजिटिव। पिता और नोकिया संबंध, पिता नोकिया नहीं सॉरी, पिता, मुद्दा तो आईफोन है ना, मैटर तो आईफोन है ना, तो पिता और आईफोन संबंध नेगेटिव, पुत्र और आईफोन संबंध पॉजिटिव। कुछ समझ में आ रहा है? देखो हाइडर ये कहता है, हाइडर ने ये थ्योरी 1946 में प्रपोज की थी, ध्यान रखना। काफी एक्सपेरिमेंट किए गए। 1958 में साइकोलॉजी के अंदर उसे एक थ्योरी के रूप में, एटीट्यूड चेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया प्रॉपर तरीके से, ठीक। देखो हुआ क्या, हाइडर ये कहता है कि एक्चुअली एटीट्यूड जो अपन कह रहे हैं, इसमें एक इनबैलेंस क्रिएट होगा दो कंडीशंस में। इनबैलेंस किसमें होगा? असंतुलन दो कंडीशंस में क्रिएट होगा। पहली कंडीशन कि यदि तीनों लाइनें क्या हो? पॉजिटिव। ओ सॉरी, पॉजिटिव बोल दिया, तीनों क्या हो? नेगेटिव। असंतुलन की बात कर रहा हूं पहले। यदि तीनों में क्या है? नेगेटिव है, तो एक असंतुलन पैदा हो जाएगा, इनबैलेंस पैदा हो जाएगा, और इनबैलेंस पैदा होगा तो तनाव, यही होगा ना। या तो तीनों नेगेटिव हो, या हो जाएगा इसमें दो पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, तो भी इनबैलेंस क्रिएट होगा, तनाव उत्पन्न होगा। देखो आप क्या हो रहा है यहां, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब यहां पर इनबैलेंस हो गया। मतलब एटीट्यूड के अंदर संज्ञानात्मक पक्ष में प्रॉब्लम पैदा हो गई, क्योंकि एक संज्ञानात्मकता कुछ और कह रही है और एक संज्ञानात्मकता कुछ और कह रही। संज्ञानात्मकता के दो घटक क्या है? इनबैलेंस है, और यदि वो इनबैलेंस है तो फिर समस्या होगी। आ रहा ना समझ में? डिस्ट्रेस होगा। अब इस डिस्ट्रेस को कैसे कम किया जाए? तो कैसे कम किया जाएगा? बैलेंस से। तो बैलेंस कब होगा इस ट्रायंगल में? बैलेंस तब होगा जब या तो तीनों पॉजिटिव हो तो बैलेंस हो जाएगा, या दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ध्यान रखना, दो नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो बैलेंस हो जाएगा। मतलब हम उस तनाव से क्या हो जाएंगे? मानसिक तनाव से बाहर आ जाएंगे। सबको आ रहा है समझ में? तो क्या किया जाए? डेफिनेटली ये कैसे होगा? एटीट्यूड चेंज। इनमें से अब मोबाइल तो एटीट्यूड चेंज करने से रहा, क्योंकि मोबाइल क्या करेगा? मोबाइल थोड़ी ना एटीट्यूड चेंज कर पाएगा टूवर्ड पी और टूवर्ड ओ। यदि यहाँ पर्सन होता तो भी अपन कह सकते थे कि वो एटीट्यूड चेंज कर सकता था। तो ये तो एक टाइप से न्यूट्रल है। अब इसमें ऑलरेडी क्या है? एक पॉजिटिव। यहां देखो आप, यदि यूनिट रिलेशन है तो यहां तो पॉजिटिव ही रहेगा। आ रहा है ना समझ में? यूनिट है तो फिर पॉजिटिव ही रहेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे? दो नेगेटिव करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? पुत्र को करना पड़ेगा क्या? आईफोन के प्रति। या तो ये हो जाएगा, तो दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक कंडीशन हुई ना, और दूसरी क्या हो सकती है? तीनों पॉजिटिव।
तो देखना ये ऑलरेडी पॉजिटिव था और पापा का क्या था, निगेटिव, इसलिए फादर को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। दो कंडीशंस है ना, सबको आ रहा समझ में। तो इसमें एटीट्यूड चेंज दो लोगों को करना पड़ेगा, या तो पिता को या पुत्र को। तो इसमें ये हो सकता है कि पुत्र चाहे तो पुत्र ये सोच सकता है कि यार वैसे भी अभी कमा तो रहे नहीं, पापा दी गड्डी चल रही है अभी, जो कुछ ले रहे। और सब बड़ी चीज कि आईफोन क्यों लूं मैं, क्योंकि फोन का यूज क्या है, ज्यादा से ज्यादा मुझे अपना पढ़ाई लिखाई करना है, कुछ रील्स देखना है, चैट करना है, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा, इसके अलावा मोबाइल है क्या, जीवन थोड़े है, आजकल हो गया है, ध्यान रखना। ठीक। और यदि तुमने इस टाइप की संज्ञानात्मकता अपने अंदर पैदा कर दी कि हाँ यार कोई मतलब नहीं है, 1-1.5 लाख का कितने का आता है, हाँ मेरे पास है ना, लेकिन मेरा नहीं है। आईफोन की कहानी नहीं पता मेरी, अरे मेरा फोन गिर गया था आज से 4 साल पहले, तो वो टूट गया। हाँ तो वो टूट गया, तो मैंने मोहित से कहा कि यार एक फोन ले आओ, बस इतना ही बोला था। तो मोहित गए फोन लेके, तुरंत लेके आ गए 1 घंटे में। तो उन्होंने आगे पकड़ा दिया ये आईफोन, कहाँ गया वो, क्या पता कहाँ है, फिर से ना टूट गया हो, देखना। तो वो लेके आ गए, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कितने का है, बोले 1 लाख रुपए का। मैं उस टाइप का आदमी नहीं कि 1 लाख का मोबाइल लेके घूमूं, मुझे बड़ा गंदा लगा। यूज होना चाहिए ना, मेरा कोई यूज नहीं होता मोबाइल का ऐसा ऐसा। अब उसमें क्या हुआ, तो मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, मैंने बहुत डांटा। मैंने कहा ये 1 लाख रुपए की मोबाइल, क्या मतलब है इस टाइप से। चलो कोई बात नहीं। अब मैंने उसमें मैसेज आया कि आपके अकाउंट से 2 लाख रुपए डिटेक्ट हो गए। तो मैंने कहा 1 लाख का आया, ये 2 बार हो गया क्या पेमेंट। अपनी जेब से एक और निकाला, मैं भी ले आया ना साथ में। आज भी देख लो आप, मुझसे बड़ा मोबाइल है उसका, और दोनों ट्विंस है, मेरा और उसका, जुड़वा है वो, अभी भी रखे। आ रहा ना समझ में, आईफोन, तब से मुझे नफरत हो गई आईफोन से। ठीक। तो यही सोचो ना, बच्चा बच्चा कर सकता है ना एटीट्यूड, अपने संज्ञानात्मक पक्ष को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है, हाँ यार क्या मतलब है, और ये वो, और उसने अपने आप को समझा लिया, और समझा के उसका एटीट्यूड उसने कर लिया निगेटिव टूवर्ड आईफोन। तो देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, मतलब आप तनाव से बाहर आ गए, बैलेंस हो गया। आ गया समझ में। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप बैलेंस में आ गए, तो आप उस तनाव से बाहर आ गए। क्यों, क्योंकि आपके संज्ञानात्मक पक्षों में क्या आ गई, संगति। इसके पहले क्या उत्पन्न हो गई थी, असंगति। तो ठीक है, संगति उत्पन्न हो गई, ठीक है, आप बाहर आ गए। हो सकता है दूसरा भी हो सकता है, संज्ञानात्मकता में कन्वेंस करना। आप पापा के पास गए और आपने क्या कहा कि आप तो मेरी बात कर रहे हैं, आप इतना कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं आप ये बताओ पहले। पापा कहेंगे तुम्हारे लिए, तो मुझे दिलाओ ना फिर आईफोन। या तुमने क्या बोल दिया, वो शर्मा जी की जो लड़की है वो अभी 8 साल की है और आईफोन लेके घूम रही। ठीक, हमारी कोचिंग में मोहित आईफोन लेके रखे। आपने ये बातें कह दी, तो पापा ने फिर कहा ठीक है। तो तुमने पापा का एटीट्यूड क्या कर दिया, टूवर्ड आईफोन पॉजिटिव कर दिया, चेंज कर दिया ना। और यदि पापा का यहाँ पॉजिटिव हो गया, तुम्हारा ऑलरेडी पापा का था, ये तो डबल पॉजिटिव हो जाएगा, गठबंधन। मेरे पापा दुनिया के, उसी आईफोन का पहला स्टेटस यही होगा ना, और पीछे आईफोन के पीछे लगा दोगे पापा दी गड्डी, यही होगा ना। तो तीनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो आपका क्या हो गया, संतुलन हो गया। आ रहा समझ में। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, असंतुलन जो इनबैलेंस क्रिएट किया जाता है, उसे एटीट्यूड चेंज करके क्या कर दिया जाता है, पॉजिटिव या बैलेंस कर दिया जाता है। और इस जो तनाव हुआ है, उससे क्या हो जाता है, व्यक्ति एटीट्यूड चेंज करके बाहर आ जाता है। पॉइंट समझ में आया। ये थ्योरी किसने दी थी, हाइडर ने। इसे क्या कहा जाता है, बैलेंस थ्योरी। आ गया समझ में सबको, ठीक है। सेकंड पे चलते, इतना तो था ही बैलेंस थ्योरी। साइकोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, मतलब ये एथिक्स के सेकंड और थर्ड टॉप यूनिट, पर वो साइकोलॉजिकल है तो थोड़ा सा याद करने में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ये आप देख रहे हैं ना कि इसको यदि बुक से डायरेक्ट पढ़ोगे ना,
या नोट्स डायरेक्ट पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा ये लिखा क्या है इसमें। लेकिन यदि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये तो डेली मेरे साथ हो रहा है, जो यहाँ लिखा हुआ है वो किसके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। देखो दूसरा आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक, देखना दूसरे को क्या कहा जाता है, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक डिसोनेंस मतलब असंगति। असंगति या इसी को क्या कहते हैं, असंवादिता सिद्धांत, ये तुम्हारे साथ डेली होता है, ठीक, डिसोनेंस थ्योरी कहा जाता है। इट इज प्रपोज्ड बाय लियोन फेस्टिंगर। किसने दी थी ये, लियोन फेस्टिंगर ने दी थी, 1957 की बात है। इन्होंने भी अपनी एक रिसर्च की। रिसर्च क्या की इन्होंने, ध्यान रखना इसका, पहले मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल। ये थ्योरी ये कहती है कि प्रैक्टिकली देखते होंगे आप कि सपोज आप बहुत सिगरेट पीते हैं, जबरदस्त सिगरेट पीते हैं सुबह से शाम तक, और आपका व्यवहार है क्या, वो हैबिट में आ गया है कि आप क्या पीते हो, सिगरेट। देखा होगा इंडिया में गुटखा सिगरेट, गुटखे वाले तो और खतरनाक होते हैं, सिगरेट वाले तो कम से कम सोते समय, सोने के पहले, जागते समय पीते हैं सिगरेट। गुटखे वाले तो रात को भी खाते हैं गुटखा, सोते हुए भी मुंह चल रहा उनका, जैसे जानवरों के चलते ना वो जुगाली करते समय। हाँ, और उनकी नींद खुली तो तुरंत वो देखेंगे कहाँ उनका, वो 3 एक्टर हैं वो आजकल, पहले 2 थे, एक और खाने लगा है, क्या नाम, अक्षय कुमार। हाँ, तो उनके रोल मॉडल है, ठीक है। देखना हम कह रहे हैं कि सपोज आप गुटखा खाते हैं, सिगरेट छोड़ो और स्टैंडर्ड बढ़ाओ गुटखा तो आप बहुत गुटखा खाते हो। अब क्या है, अब आप मूवी देखने गए, मूवी देखने जाते हो ना, और मूवी देखने गए वहां पे, और आपने जैसे ही एंटर की और वहां बैठे, और आपको वहां सामने ही दिख गया कि ये है रमेश, देखा होगा ना, और इन्हें गुटके की बात, ये कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती है, देखा होगा उनका यहाँ कुछ वो दिखा दिया जाता है एक, और ये जबरदस्त गुटखा खाते थे। हाँ, उसमें आता है रमा सुनीता, ये भी, हाँ मैं तो गया था। अब उसमें प्रॉब्लम ये कि जैसे तुमने देखा तो तुम्हें एक संज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने कह दिया कि स्मोक या जो पान मसाला है इट किल्स, ये क्या करता है, मारता है, इसलिए धूम्रपान ना करें। एक तो इंडिया में बड़ी समस्या है कि धूम्रपान ना करें, ये मैसेज भी धूम्रपान करते हुए दिया जाता है। हाँ, मैं मूवीज देखा आजकल, मूवीज में पता चला हीरो हो या विलन हो वो सिगरेट पी रहा है या वो वाइन पी रहा है, तो नीचे एक लाइन आ जाती है कि स्मोक किल्स, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बताओ, मैसेज भी आप किस में दे रहे हैं, पीते हुए दे रहे हैं। इसलिए तो वो देखना हर उस पर लिखा रहता है प्रोडक्ट पर कि ये स्मोक लोग देखना ही पसंद नहीं करते, इसके बाद भी खरीद के और पीते हैं। अब देखना, अब यहाँ पे एक समस्या है, हम कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि आपको जो संज्ञानात्मकता है वो मिली है, लेकिन वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती आपके व्यवहार से। होता है ऐसा, लड़कियों का भी देख लेना, बर्गर पिज्जा, ये तो शायद लड़कियों के लिए ही बनाए गए, खाया कभी बर्गर वगैरह पिज्जा, जंक फूड कहा जाता है इसे, जो जंग लगा देता है ना, दैट इज कॉल्ड जंक फूड। जंक फूड खाते होंगे ना, हाँ, तो कौन सा तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, जंक फूड तो खाते होगे ना, आप पिज्जा खाते हो, आप बर्गर खाते हो सपोज। तो प्रॉब्लम ये है, आपको पता है, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली, देखना अब आप जबरदस्त सुबह बर्गर खाते हो, शाम को जाके पानी पूरी तो खाते होगे, वो क्या कम है कुछ, हाँ, पानी पूरी बिल्कुल कम नहीं है। अभी मैं बता दूं उसका पानी कहाँ से आता है तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखो कि ये जंक फूड जो आप खाते हो, तो आपको पता है आप जंक फूड खा रहे हैं, ये आपकी हैबिट में है। जैसे ही आपने पानी पूरी तो नहीं आता जंक फूड में, पर सपोज पानी पूरी देखी या बर्गर देखा, पिज्जा देखा, और आपकी लाट टपकी बिल्कुल उस कुत्ते जैसी जिसकी क्लासिकल थ्योरी में लार गिरी थी, ठीक, और आपने जाके खा लिया। कई कई बार क्या होता है
कि हम अपनी हैबिट पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारा जो व्यवहार है वो प्रकट होगा ही जबकि हमारा संज्ञान है कि ऐसा करना सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है आपके साथ, आपको पता होता है कि जो वाइन है या लिकर्स हैं ये शरीर के लिए हार्मफुल हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जब आप पीने बैठोगे, स्मोक करोगे या कुछ, तो पता नहीं आपके व्यवहार में वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, उनका इन्वॉल्वमेंट, कि आप वो व्यवहार कर लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उसका जो संज्ञानात्मक पक्ष है कि सिगरेट के कारण कैंसर होता है या गुटखे के कारण कैंसर होता है, ये आपको पता है। पीने के बाद में जब पी ली सिगरेट या सब कुछ कर लिया, जब खत्म हो गया, उसके बाद में आपको एक गिल्ट फील होती है। आ रहा समझ में? एक गिल्ट फील होती ना, जैसे अभी मैं बता रहा कि मम्मी को बोल के बाद में गिल्ट फील हुई थी कि हमने कैसे इतनी तेज आवाज में ये बोल दिया कि कितना बकवास खाना बनाया, जबकि उन्हीं का खाना खा खा के आज 50 किलो के हो रहे हैं 8 साल में। ठीक, तुम लोग को क्या लग रहा था 50 बोलूंगा मैं? तो यहाँ पे देखना, हम ये बाद में तो गिल्ट फील हो रहा है, तो एक्चुअली जो गिल्ट फील हुआ है ना आपको, इट इज कॉल्ड डिसोनेंस। इसे ही क्या कहा जाता है? असंवादिता या असंगति। देखना क्या हुआ है एक्चुअली, हुआ ये है प्रैक्टिकली कि जो संज्ञानात्मक पक्ष है और जो व्यवहार है आपका, उसमें बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है। उसमें क्या है? एक टाइप का विरोधाभास। और ये विरोधाभास आपके अंदर फिर पैदा करेगा, क्योंकि मैंने बताया शुरू में कि कोई भी दो पक्ष यदि कंसिस्टेंट नहीं है, यदि संगत नहीं है, तो वो क्या क्रिएट करेंगे? वो एक इनबैलेंस क्रिएट करेंगे, एक असंतुलन पैदा करेंगे मन में, और वो असंतुलन फिर किस में बदलेगा? तनाव में, और वो तनाव आपको दुख देगा। अब पक्की बात है कि आप इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। तो अब मुझे ये बताओ कि यदि मैंने कहा कि इसे पता है कि जंक फूड खाने से क्या होता है? फैट बढ़ता है ना, जबरदस्त बढ़ता है, ये तुम्हें पता, और तुम मोटे होते जा रहे हो, इसके बाद भी तुम्हारा जंक फूड छूट नहीं रहा। या हम कह रहे हैं कि तुम स्मोक कर रहे हो, तुम्हें पता है कि कितने हार्ट अटैक आ रहे हैं, कितने कैंसर से लोग मर रहे हैं पान मसाला खा के, क्या है वो, गुटखा, लेकिन इसके बाद भी तुम उसे बंद नहीं करते। अब मुझे बताओ कि यहां पे एक संज्ञानात्मक पक्ष है कि सिगरेट से क्या होता है? कैंसर, और एक व्यवहार है कि मुझे सिगरेट पीना पसंद है इसलिए मैं सिगरेट पीता हूं। तो दोनों में कंट्राडिक्शन आ गया ना। तो अब इन्हें संगत बनाना है। कंट्राडिक्शन यदि आएगा, तनाव होगा, तो आप उसे क्या बनाओगे? संगत बनाओगे। सबको आ रहा समझ में? संगत बनाओगे तो तुम कर क्या क्या सकते हो? क्या करोगे तुम? बंद कर देंगे। वेरी गुड। देखना, इसने क्या कहा कि जंक फूड खाना क्या कर देगी? ये बंद कर देगी, क्योंकि उससे फैट बढ़ रहा। पर तुम खाया कर, कोई टेंशन नहीं। आ रहा समझ में? बढ़ जाए फैट जितना बढ़ना है। और वो जरूरी भी है। ठीक है, तो फैट अब तुमने क्या कर दिया इसके अकॉर्डिंग कि इसने अपने व्यवहार को चेंज कर दिया और उसे अनुरूप बना लिया। किसके? संज्ञानात्मक के। ये तो है, लेकिन तुम्हें पता है कि कितनी खतरनाक स्थिति है इसे, क्योंकि ये अब हैबिट में है, और हैबिट में है तो इसे छोड़ पाना 96 लोगों के लिए संभव नहीं है। हम ये नहीं कह रहे यहाँ पे, आप समझने की कोशिश करना, हमें इसमें केवल मानसिक तनाव से मुक्ति चाहिए। जो होना है वो होके रहेगा। हम केवल मानसिकता में क्या लेके आ रहे हैं, उस तनाव से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये तो हैबिट है, और मैंने डिसाइड कर लिया कि यार अपन से तो ना होगा, जंक फूड ना छूटेगा, तो क्या करोगे? अब क्या करोगे? इसने तो कर दिया। पहला तरीका तो क्या हो गया कि भाई अपने व्यवहार को क्या कर लो, आप चेंज कर लो और उसे अपने संज्ञानात्मक पक्ष के जैसा बना लो। सबको आ रहा समझ में? और क्या कर सकते हो? यदि ऐसा नहीं हो पा रहा, तुमसे जंक फूड नहीं छूट रहा है, तो क्या करोगे फिर तुम? हाँ, नहीं धीरे धीरे कैसे, मैं बोल रहा हूँ नहीं छूटेगा। मैं 1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वॉकिंग पर जाऊंगा, वॉकिंग पे जाऊंगा, लेकिन वो कल हो ही नहीं पा रहा है। कल से जाऊंगा, कल से जाऊंगा, नहीं हो पा रहा है। दिन भर क्लास में पड़े रहते हैं, क्या वॉकिंग नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं क्या करूं? तुम नहीं छोड़ पा रहे हो जंक फूड, वो तो उसी में हो गया कि धीरे धीरे छोड़ देंगे, या एक बार में ही तो केवल बुद्ध और महावीर स्वामी छोड़ पाते चीजों को, हम नहीं छोड़ पाते। तो हमने कहा ठीक है भाई, पहले 15 सिगरेट पीते थे, आज से 10 कर दी, फिर 2 महीने बाद 9 कर देंगे पर डे।
ठीक, फिर ऐसे कर करके बुढ़ापे तक आते आते हम सिगरेट छोड़ देंगे, लेकिन यकीन मानो कि तुम दुनिया ही छोड़ दोगे तब तक, लास्ट टारगेट अचीव करने के पहले, कैंसर के कारण। ठीक, वो इसी के अंदर आ गया। और क्या कर सकते हो तुम? कौन क्या कर सकता है? हाँ 1 मिनट, हाँ क्या क्या? वही तो पूछ रहा हूँ, दूसरा ही पूछ रहा हूँ तुमसे, पहला तो बता दिया उसने। हाँ 1 मिनट 1 मिनट, हाँ ये कोई सॉलिड तरीका नहीं। हाँ 1 मिनट, वो बता रहा है। हाँ गुड। सेकंड पता है तुम क्या करोगे? नहीं मैं बता रहा हूं ना, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन से इकट्ठा करोगे तुम, जो तुम्हारे संज्ञानात्मक पक्ष की विरोधी हो। मतलब तुम संज्ञानात्मक पक्ष के महत्व को क्या करने की कोशिश करोगे? कम। देखना ये कैसे, जंक फूड वाली ये क्या करेगी देखना, ये करेगी। हाँ तो तुम ये बताओ पहले कि जंक फूड खाने से फैट बढ़ता है, मुझे जंक फूड पसंद है इसलिए मैं जंक फूड खाती हूँ। यदि मैंने जंक फूड नहीं खाया तो फैट नहीं बढ़ेगा, तो इससे मैं लंबे समय तक जीऊंगी, तो उसका भी क्या मतलब? क्योंकि आदमी का जीवन होता है 50 साल का एंजॉय करने का। 50 के बाद में जो कुछ बढ़ता है उसे बुढ़ापा कहते हैं, जीवन नहीं कहते। 50 से तुम 80 पर चले जाओ तो 30 का बुढ़ापा, 50 से 100 तक चले जाओ तो 50 का बुढ़ापा। कुछ समझ में आ रहा? तो मेरे अकॉर्डिंग तो बुढ़ापे का अर्थ ही होता है दुख। दुनिया भर की बीमारियां होंगी, टैबलेट खा रहे होंगे बीपी की। ठीक, इसके बाद में परिवार वाले ध्यान नहीं दे रहे होंगे, खांसेंगे तो डांट के चले जाएंगे, बुढ़ा अभी तक बैठा हुआ है, खाना टाइम पे नहीं दे रहे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ केवल 50 की होनी चाहिए और अच्छी इंजॉय करो, लाइफ मिली है, मरना तो है ही। इसलिए भाड़ में गया सब कुछ, अपन तो जंक फूड खाते। देखो आपने क्या किया, साइकोलॉजिकली आपने क्या किया, आपने अपने संज्ञानात्मक पक्ष के महत्व को कम करने के लिए उस पर एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके अगेंस्ट में अप्लाई कर दी, जिससे उसका महत्व क्या हो गया? कम हो गया। और आप जो व्यवहार कर रहे हैं तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल गया। क्या? बहुत अच्छा, आपने 4 भाग को अपना लिया। मरने के बाद में कुछ भी शेष नहीं बचता है, इसलिए ईट मैरी एंड ड्रिंक, खाओ पियो और मौज करो, मरना तो सबको है एक दिन। इस टाइप की फिलॉसफी में घुस जाओगे तुम, ये होता है। कभी वाइन वालों को देखना आप, जो वाइन पीते हैं, तो वाइन पीने वाले देख लेना आप, वो एक सलाह दे रहा था, तुम, मैं एक रील देख रहा था, बड़ी अच्छी सलाह दे रहा था, तो वो आया तो एक आदमी शराब पी के पड़ा हुआ था ऐसा लड़का, तो एक दूसरा लड़का आया साइकिल पर, उसने देखा क्या यार तुम शराब पीते हो? बोले कितने की पी जाते हो एक दिन में? तो बोले 1000 रुपए की। नशे में ही बोल रहा। बोले कब से पी रहा है? 20 साल हो गए मुझको। तो उसने तुरंत गणित लगा लिया ऐसे करके। तो बोले कितने की पी ली तुमने अभी तक? पता है 36 लाख की। उसने पूरा निकाल लिया 1000 रुपए पर डे के हिसाब से। 36 लाख की तुम पी गए हो, तुम खुद सोचो कि यदि तुम शराब नहीं पीते तो 36 लाख में मर्सिडीज आ जाती छोटी मोटी, आज मर्सिडीज में घूम रहे होते। तो उसने कहा हाँ यार। बोले क्या गणित दिया इसने? तो बोला भाई साहब आप पीते हो कि नहीं? तो उसने कहा मैं नहीं पीता। तो उसने कहा तुम्हारी इस मर्सिडीज से मुझे छोड़ दो घर। वो साइकिल, कुछ समझ में आ रहा है? वो साइकिल रखे हुए था, तो उसने देखा ऐसे करके, तो बोले तुम कैसी फालतू की बातें करते हो, एक तो नशा उतार रहे हो यहाँ खड़े होके, इतना खर्चा किया मैंने। तुमने नहीं पी तो तुमने क्या कर दिया बताओ ना मुझे, कि तुम मर्सिडीज लेके 36 लाख तुमने जो बचाए हैं तुम लेके घूम रहे हो। सही बात। इस टाइप के उल जुलूल तर्क देखे तो सामने वाला आदमी कह रहा भाई साहब ये लो 1000 मेरी भी ले आना। उसे भी लगा। इस टाइप के उल जुलूल तर्क देते हैं, आप देखना लोग बहुत कहेंगे। उन्होंने कहा जो 2-3 शराब पीने वाले जब बैठेंगे ना, वो सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। यदि कोई कहेगा यार इतना मत दे, अरे कोई नहीं अभी कोरोना चल रहा है, देखना आप तर्क देखना आप, किसी का कोरोना चल रहा है और उसमें भी तो वाइन अंदर जाएगी, सब कोरोना के वायरस खत्म, सब मर जाएंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं किडनी स्टोन हो गई, देखना उन्होंने कहा पथरी हो गई। डॉक्टर ने पथरी सुना है कि वो वाइन पीने से क्या होती, निकल जाती, वो क्लियर हो जाती। पता चला किडनी क्लियर हो गई ना।
पथरी तो हो ही गई क्लियर, साथ में क्या हो गया, किडनी। लेकिन ऐसे तर्क दे के एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं, आप खुद सोचो ना। आप कह रहे हैं कि तर्क दे दिया आपने, या आपने क्या कहा, मैं तो जंक फूड नहीं खाती, मुझे पता है फैट होता है, लेकिन करें क्या, मेरी फ्रेंड्स आ जाती हैं जंक फूड लेके और वो इतना प्रेशराइज करती है तो मैं खा लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ऐसे तर्क दोगे आप। अब दूसरी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली आप अपने व्यवहार को नहीं बदल पा रहे, तो आप करने आप व्यवहार के अकॉर्डिंग आप संगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसे, संज्ञानात्मक को। क्योंकि आपको संगत बनाना है, किसको किसके इससे मतलब नहीं है। जो आपको क्या दे, मानसिक शांति दे, संतुलन की स्थिति में ले आए, तो वो मानसिक शांति आपको मिल गई इसमें, और आप ये करोगे। और क्या कर सकते हो आप, जो उन्होंने कहा कि आप इस टाइप की न्यूज को इग्नोर करना शुरू कर दोगे। जैसे आप गए मूवी देखने, अच्छा गुटखा दबाए हुए, और आप जैसे ही बैठे और आपको पता है कि अभी पहले 5 मिनट में तो यही होना है, वहां मूवी में बैठेंगे और ये दिमाग खराब करेंगे, तो जैसे ही वो शुरू करेंगे, सुरेश, रमेश, होता है ना वहां शुरू, उसी समय इंस्टेंटली आप क्या करोगे, अपना मोबाइल उठा लोगे और सुरेश को कॉल करेंगे, हाँ भाई कैसा है, तो वो अभी वहां कहेगा गुटखा खा रहा हूं। और तुम पूरी तरह उस इंफॉर्मेशन को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, ताकि वो संज्ञानात्मक पक्ष का महत्व कम हो जाए और आपका व्यवहार के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। ऐसा होता है। तो इस डिसोनेंस से बचने के लिए दोनों जो पक्ष हैं उन्हें संगत बनाने की कोशिश की जाती है। अब चाहे आप व्यवहार को संगत बना लो संज्ञान से, चाहे संज्ञानात्मक को आप क्या सिमिलर बना लो, किसके मतलब कंसिस्टेंट कर लो उसको, किससे, भावनात्मक के साथ। जो आप कर सको, ज्यादातर तो संज्ञान पे ही अटैक होता है, और उसको अपने, क्योंकि व्यवहार में हैबिट आ जाता है, और हैबिट को बदलना उतना पॉसिबल नहीं होता, तो हम बहाने तलाशते हैं उसके, और हम कोशिश करते हैं कि हम एक टाइप से एक मेंटल पीस की स्थिति में आ जाएं, एक मानसिक शांति की स्थिति में आ जाएं। क्योंकि देखना, मैं यहाँ इंपैक्ट की बात कर ही नहीं रहा हूँ कि सिगरेट क्या इंपैक्ट डाल रही है आपके ऊपर, या जंक फूड क्या डाल रहा है, इसकी तो बात ही नहीं। हम तो किसकी बात कर रहे हैं, एक संतुलन की बात कर रहे हैं। एक जो आपके अंदर असंगति पैदा हुई है, ये इस असंगति को किस में कन्वर्ट करने की, संगति में। और यह संगति किसके बीच में हुई है, ये हुई है आपके संज्ञानात्मक पक्ष के बीच में, मतलब आपका जो संज्ञानात्मक पक्ष और आपका जो व्यवहार है, मतलब एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में जो असंगति पैदा हुई है, उसमें क्या कर रहे हैं आप, संगति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इस एक जबरदस्त एग्जाम्पल से एक रिसर्च की थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके थ्रू बताया था, जिसे कहा गया है $20 एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो एक $20 का प्रयोग है, ये मैं कल बताता हूँ। कल अपन दूसरा सिद्धांत इसके अंदर पढ़ेंगे। अब देखो आप, ये क्वेश्चन 20 नंबर में आया था, अब तो आप आराम से उसे डील कर देते, हालांकि अब ये आएगा नहीं, एक आध कोई आ सकता है इनमें सीधा सीधा। ठीक, चलो कल पढ़ते हैं।